हेलो टू एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 8th इंग्लिश लेसन नंबर 4 टू लेसन नंबर 8 अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को कंप्लीट। ठीक है, तो इधर चौथा चैप्टर है अपना ट्रीज आवर सेवियर्स, इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है वन हु कट्स द वुड इज कॉल्ड, जो लकड़ी काटता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वुड कटर। क्या कहते हैं? वुड कटर। ये लिखा बी नंबर वुड कटर। अगला क्वेश्चन है द नेम ऑफ द विलेजर इन द लेसन। उस पाठ में गांव का नाम क्या दिया गया है? किस गांव के बारे में बात की गई है? तो वो है गोपेश्वर, उत्तराखंड में गोपेश्वर गांव की। द फॉरेस्ट सप्लाईज, जंगल से हमें क्या क्या मिलता है सप्लाई के तौर पर? फूडर मिलता है, फ्रूट्स भी मिलते हैं और फ्यूल भी मिलता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के लोगों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रोल कौन निभाता है? तो उनका फॉरेस्ट ऑफ द हिमालय, उनका जंगल, हिमालय का जंगल। अगला क्वेश्चन नंबर 5, नेम ऑफ द मूवमेंट मेंशन इन द लेसन टू प्रोटेक्ट द ट्री। पेड़ों को बचाने के लिए इस पार्ट में कौन से आंदोलन को मेंशन किया गया? तो वो है चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, मेक अ कंपाउंड वर्ड विथ द वर्ड एक्स एंड मैन। एक्स और मैन दो वर्ड दिए गए हैं, इन दोनों को मिलाकर एक वर्ड बनाना है, कंपाउंड वर्ड। तो वो हो जाएगा एक्स मैन। एक्स मैन मतलब कुल्हाड़ी चलाने वाला। बहुत बहुत डू ट्रीज गिव अस, राइट वन और टू थिंग्स। पेड़ हमें क्या देते हैं? एक या दो चीज़ें लिखिए। फ्रूट्स देते हैं और शैडो, छाया देते हैं और फल देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन द एक्समैन रिफ्यूज टू गो बैक व्हाट डिड द विलेजर डू टू सेव द ट्रीज। जब वो जंगल काटने आए थे, उन्होंने जंगल से बाहर जाने से मना कर दिया था, तो गांव वालों ने क्या किया? द पीपल दैट दे वुड नॉट लेट द एक्स, ये गलत लिख गया है, एक सेकंड में सही करता हूँ। द पीपल डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट लेट एक्स टच द ट्री। ये होगा, इसको काट कर आप लिखेंगे एक्स टच, TOCH, टच द ट्री नो मैटर व्हाट हैपन। तो इसकी जगह ये लिख लेना एक्स और टच, TOUCH। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द ब्लेजर रिक्वेस्ट द एक्समैन। गांव वालों ने एक्समैन से, जो कुल्हाड़ी चला रहे थे, जंगल काटने आए थे, उनसे क्या रिक्वेस्ट की थी? तो इन्होंने कहा था नॉट टू कट ट्रीज विलेजर रिक्वेस्ट है। उन्होंने कहा था पेड़ मत काटो, ये रिक्वेस्ट की थी गांव वालों ने कंपनी के जो पेड़ काटने आए थे उनसे। अगला क्वेश्चन नंबर 10, नेम द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द विलेजर टू रिजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए जो गांव के लोगों ने जंगल को दोबारा बनाने के लिए, मतलब जो जंगल ख़त्म हो रहे थे उन्हें दोबारा रिजनरेट करने के लिए चलाया था। उसका नाम था द सोहली ग्राम स्वराज्य मंडल, द सोहली ग्राम स्वराज्य मंडल। द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द विलेजर, गांव के लोगों के द्वारा चलाया गया था। टू रिजनरेट मतलब वनों को दोबारा, जो वन ख़त्म होते जा रहा है उन्हें दोबारा से तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राइट द मैसेज स्लोगन राइज्ड बाय द पीपल इन द चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट में लोगों ने क्या मैसेज लगाया था अपने अपने मतलब जो हाथ में लिए थे मैसेज लिखकर? तो ये था चॉप मी नॉट द ट्री, मुझे काटो पेड़ों को नहीं। एंड किल अस फर्स्ट बिफोर कट अ सिंगल ट्री, सबसे पहले हमें मारो उसके बाद हम किसी एक पेड़ को काटने देंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो पहला पॉइंट है चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन 1970s वॉज अननोन वॉलिएंट मूवमेंट। ये चिपको मूवमेंट 1970 में चलाया गया था। ये था मतलब वो क्या बोलते हैं जिसमें कोई भी हिंसा ना हो, अहिंसात्मक आंदोलन था।
एम्ड एट प्रोटेक्ट एंड कंजर्वेशन ऑफ ट्री एंड फॉरेस्ट फ्रॉम द बीइंग डिस्ट्रॉय। जो पेड़ एवं जंगल को मतलब नष्ट हो रही हैं उन्हें बचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। द नेम ऑफ द चिपको मूवमेंट ऑर्गेनाइज बाय ब्लेजर। यह जो नाम था चिपको मूवमेंट ये गांव के लोगों के द्वारा रखा गया था क्योंकि वो पेड़ों से चिपक गए थे। तो ये 12th क्वेश्चन में लिख लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 13, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस पिक्चर को देखिए और नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैन विथ द एक्स डूइंग। ये जो मैन है अपनी कुल्हाड़ी के साथ क्या कर रहा है? तो आपको दिख रहा है ये आदमी इस पेड़ को कुल्हाड़ी से काट रहा है। ये कुल्हाड़ी से काट रहा है तो ये आंसर क्या होगा? कट द ट्री। अगला क्वेश्चन है इट्स कटिंग ट्री गुड फॉर एनवायरनमेंट। क्या पेड़ काटना पर्यावरण के लिए सही है? तो नो नेवर, कभी नहीं है सही। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट टू सेंटेंस ऑन बेनिफिट ऑफ ट्रीज। पेड़ों के बेनिफिट के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो पहला है ट्री इज़ गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट। हमारे पर्यावरण के लिए पेड़ बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़रूरी हैं। ट्री गिव्स अस फूड फ्यूल फ्रूट्स। पेड़ हमें खाना और जलाने मतलब जो अपन खाना पकाते हैं ना, लकड़ी देते हैं जलाने के लिए, फ्यूल देते हैं, और फ्रूट्स फल देते हैं हमें। ठीक है। अगला चैप्टर है लेसन नंबर 5 द माइजर एंड हिज गोल्ड। ये कंजूस के बारे में पढ़ा है बहुत अच्छे से। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द माइजर कीप इन द होल। माइजर उस गड्ढे में क्या रखे था? तो अगर पढ़ा है तो पता होगा क्या रखा था। क्लॉथ्स नहीं, शूज नहीं, बुक नहीं, ट्रेजर। उसने खजाना छुपा रखा था होल में। ठीक है, आंसर होगा ट्रेजर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 हु केम रनिंग अप व्हेन द माइजर मेड अ टेरेबल क्लैटर। जब उसने एक भयानक चिल्लाया था, आवाज़ निकाली थी, तो कौन आया था उसके पास सबसे पहले दौड़ते हुए? तो कौन आया था? उसके पड़ोसी, नाइबर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 हाउ ऑफन डज द माइजर कम टू सी हिज ट्रेजर। मतलब जो कंजूस था वो अक्सर कब आता था अपने खजाने को देखने के लिए, ट्रेजर। तो ही कम टू सी इट एवरीडे, वो रोज उसे देखने को आता था। ये आंसर फुल स्टॉप लगा देना। क्वेश्चन नंबर 4 हु टॉक अवे द माइजर्स गोल्ड। माइजर्स के गोल्ड को कौन लेकर भाग गया था? तो रॉबर टुक अवे द माइजर्स गोल्ड। चोर थे जो उसका सारा सामान, उसका सारा गोल्ड लेकर भाग गए थे, खजाना। व्हाट इज द राइमिंग वर्ड ऑफ गोल्ड। गोल्ड का राइमिंग वर्ड बोल्ड होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु लव्स टू हैव अ लॉट ऑफ मनी बट हेट्स टू स्पेंड इट। ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक पैसे को पसंद करता हो लेकिन उसे खर्च करना नापसंद करता हो, नफरत करता हो खर्च करने से, तो उसे बोलते हैं कंजूस। जो पैसा जोड़ता रहता है लेकिन खर्च नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ माइजर्स फ्रेंड। माइजर्स के फ्रेंड का क्या रिप्लाई था? तो उन्होंने बताया था, माइजर्स के फ्रेंड ने बताया था कि ये रोज यू कैन कम एवरी डे हिज, ये हिज नहीं है, हिज ही हैज नहीं है, हिज है, HIS। यू कैन कम एवरी डे हिज फ्रेंड्स रिप्लाइड एंड लुक एट द होल इंस्टीट्यूट। उन्होंने कहा था कि तुम रोज आते हो और इस गड्ढे को देखते हो, उसके दोस्तों ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट मेड द माइजर हैप्पी एवरी डे। उसे रोज खुश करने का उसे रोज क्या खुश करता था? तो उसकी रोज खुशी का कारण एक ही था, सीइंग द ट्रेजर द माइजर मेड हैप्पी एवरी डे। अपने खजाने को रोज देखकर खुश होता था वो। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट डिड द माइजर डू व्हेन ही फाउंड दैट हिज ट्रेजर वाज गॉन। जब उसने देखा कि उसका सारा सोना चला गया, खजाना, तो उसने क्या किया? तो ही मेड सच अ टेरेबल क्लैटर। उसने एक भयानक चिल्लाया था, भयानक आवाज़ निकाली। क्वेश्चन नंबर 10 राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ फॉर गिविंग वर्ड्स। गिवन वर्ड्स के राइमिंग वर्ड, टुक का लुक, गोल्ड का सोल्ड।
सोल्ड मतलब बेचना, बेचा हुआ। मेड का होगा सेड और प्लेजर का ट्रेजर। मेड का सेड, प्लेजर का ट्रेजर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्लीट द लाइन्स, कंप्लीट द लाइन ऑफ द पोएम एंड रीराइट। ये पोएम की लाइन है, इनमें जो खाली जगह दी गई है उन्हें लिखना है, उन्हें भरना और नीचे लिखना भी है इन लाइनों में। तो ये आप लिख लेना, ठीक है। मैं सिर्फ भर रहा हूँ। विथ इन ए होल, विथ इन ए होल विच ही हैड मेड, अ माइजर केप्ट हिज ट्रेजर। इधर आएगा ट्रेजर, ट्रेजर, ये ट्रेजर ही सेम का सेम ऊपर लिख देना। ही इधर लिखना कम, ही COME कम, ही कम टू सी इट ट्रेजर, दिस वॉज हिज ओनली प्लेजर। ये उसकी खुशी का कारण था। तो ये ही के बाद कम लिख देना, ये छूट गया है गलती से, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, राइट फाइव सेंटेंसेस अबाउट द माइजर। आपने कभी कंजूस देखा हो तो उसके बारे में 5 लाइनें लिखना है। तो पहली लाइन है, टू सेव मनी माइजर एट ओनली 1 मील डे। वो क्या करते हैं कंजूस व्यक्ति, उन्हें पैसा जोड़ने से मतलब होता है भले खाना एक बार मिले, ठीक है। अगला पोइट कहता है, माई अंकल इज़ अ माइजर हु कंप्लेन अबाउट हैविंग टू पे फॉर एनीथिंग। मेरे चाचा कंजूस हैं जो कि कंप्लेन करते हैं अगर कुछ पैसे से और कुछ चीज़ें खरीदो तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, वो कंप्लेन करते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, व्हेन द माइजर डेड हिज रिलेटिव फाउंड मनी हिडन ऑल ओवर हिज हाउस। डी नहीं है। जब माइजर की मृत्यु हो जाती है तो उसके रिश्तेदार देखते हैं कि उसके घर में चारों तरफ पैसे छिपे होते हैं, ठीक है। अगले है, तो देखेंगे चैप्टर नंबर 6, मेजर फॉर मेजर। ये पहला क्वेश्चन है, कृष्ण देव राय रिवॉर्ड द आर्टिस्ट विद द। कृष्ण देव राय ने उस जो कलाकार था उसको क्या रिवॉर्ड दिया था? तो रिवॉर्ड में उसे चीफ मिनिस्टर बना दिया था। क्या बना दिया था? चीफ मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर बी, चीफ मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वांटेड तेनाली रमन हेल्प। तेनाली रमन की मदद कौन चाहता था? तो ऑप्शन नंबर डी, द एल्डर्स ऑफ द टाउन, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, राजा वर्मा बॉस। राजा वर्मा कौन था? तो वो था एक आर्टिस्ट, एन आर्टिस्ट, राजा वर्मा। आंसर हो जाएगा आर्टिस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज इन्वाइटेड बाय द किंग कृष्ण देव राय टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट। कृष्ण देव राय ने, राजा कृष्ण देव राय ने अपनी चित्र बनाने के लिए किसको बुलाया था? तो वो था आर्टिस्ट राजा वर्मा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड किंग। किंग का जेंडर चेंज करना, यह है मस्कुलाइन, इसका फेमिनाइन होगा क्वीन, क्वीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द नेम ऑफ किंग। राजा का क्या नाम था? तो नाम क्या था? किंग कृष्णा देव राय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हु प्रिपेयर द सिम्टम्स फीस्ट फॉर द किंग। किंग के लिए खाना किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? तेनाली रमन। इसका शायद ये गलत लग रहा है, तेनाली रमन ने नहीं बनाया, खाना बनाया था एक कारपेंटर ने। खाना किसने बनाया था? कारपेंटर, कारपेंटर किसने बनाया था? एक कारपेंटर ने। कहानी पढ़ी है अपन ने, कारपेंटर ने खाना बनाया था, तेनाली रमन के घर पे खाना बना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द किंग कृष्ण देव राय नोन फॉर। किंग कृष्ण देव राय किसके लिए जाना जाता था? तो वो जाना जाता था हिज पोर्ट्रेनिस मतलब संरक्षण देने के लिए कवियों और स्कॉलर मतलब जो धर्म से संबंधित होते हैं और जो मतलब अनुयायी होते हैं, जो घूमते हैं, संत होते हैं, पोएट, और उनको उसने संरक्षण दिया अपने जीवन में, उसके लिए वो जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डिड द पीपल नॉट डेयर टू कंप्लेन अबाउट राजा वर्मा टू द किंग। लोग क्यों डरते थे
राजा वर्मा की शिकायत राजा से करने को। तो इसलिए डरते थे बिकॉज द किंग वॉज वेरी फाउंड ऑफ हिम। किंग उसके प्रति उसका दया भाव था किंग का, क्योंकि किंग की उसने बहुत अच्छी तस्वीर बनाई थी, तो किंग उससे बहुत प्रसन्न था। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ वॉज द फूड ऑफ तेनालीरामन हाउस। तेनालीरामन के घर पर जो खाना बना था वो कैसा था। द फूड एट तेनालीरामन हाउस इज़ वेरी स्पेसी। बहुत ही ज़्यादा चटपटा तेज था, क्योंकि वो किसने बनाया था, कारपेंटर ने बनाया था। ठीक है, तो कारपेंटर को खाने के बारे में नॉलेज नहीं होती, उसको तो सिर्फ लकड़ी का कोई भी काम करवा लो, ठीक है, तो उसमें महारत होती है। क्वेश्चन नंबर 11, whom did the elders of the town approach। जो शहर के मतलब जो एल्डर थे, एल्डर्स मतलब जो बड़ी ज़्यादा उम्र के थे लोग, समझदार, उन्होंने क्या किया था, उन्हें किसे अप्रोच किया था, इस मतलब तो उन्होंने द एल्डर्स ऑफ द टाउन अप्रोच तेनालीरामन, उन्होंने राजा वर्मा की चीफ मिनिस्टरशिप की खराब डिसीजनों से बचने के लिए तेनालीरामन की मदद ली थी। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स ऑफ राजा वर्मा। कैरेक्टर ऑफ राजा वर्मा, राजा वर्मा का कैरेक्टर बताना। तो राजा वर्मा वॉज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। आपको पता है, हमने पढ़ा है कि उसने कितने अच्छे अच्छे चित्र बनाए थे। ही बिकम वेल नोन फॉर हिज जीनियस। वो अपने जीनियस के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता था। और ही क्लोज एंड डियर टू द किंग। वो राजा का बहुत ही करीबी भी था, क्योंकि राजा की चित्र बना के उसने राजा को प्रसन्न किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड राजा वर्मा डू व्हेन ही केम टू नो अबाउट द ऑकवर्ड इंसिडेंट एट रमन्स हाउस। जब राजा वर्मा ने रमन्स हाउस के घर पे, रमन के घर पे जो इंसिडेंट हुआ था, मतलब जो घटना घटी थी, उसके बारे में पता चला, तो उसने क्या किया। बहन राजा वर्मा कम टू नो अबाउट द ऑकवर्ड इंसिडेंट एट रमन्स हाउस, ही इमीडिएटली रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। यहाँ ही लिख लेना, he immediately resigned from his post। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अगला है चैप्टर नंबर 7, वाटर वाटर एवरीवेयर। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इट्स रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स। ये एक ईडियम है, मुहावरा है, इट्स रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ये है, इसका अर्थ क्या है ये पूछ रहे हैं। तो इसका अर्थ होता है, इट इंडिकेटेड हैवी रेनफॉल। ये भारी बारिश होती है तब इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट इंडिकेट्स हैवी रेनफॉल। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजास्टर। इनमें से कौन सा डिजास्टर नहीं है। डिजास्टर मतलब जिससे कुछ बुरा ना हो। एन इंसिडेंट, एक्सीडेंट होता है डिजास्टर, उसमें बुरा होता है। फ्लड, बाढ़ आना, उसमें बुरा होता है, नुकसान होता है। मतलब अ फायर, आग लगने में भी नुकसान होता है, लेकिन ए फेयर, मेले में कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, आर द फ्लड्स कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस ओनली। क्या बाढ़ केवल नेचुरल फोर्स से आती है। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी बाढ़ का कारण हम भी बनते हैं। तो आंसर नो। क्वेश्चन नंबर 4, हु डिस्कस द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ फ्लड्स विद स्टूडेंट। स्टूडेंट के साथ ये फ्लड के बारे में, फ्लड के इफेक्ट और नुकसान के बारे में कौन बता रहा, डिस्कस कर रहा है। तो इसका आंसर था हेड मास्टर। ठीक है, आर द क्वेश्चन नंबर 5, आर द फ्लड्स कॉज्ड बाय लाइट रेनफॉल और हैवी रेनफॉल। तो क्या ये जो बाढ़ आती है वो कम पानी या ज़्यादा पानी से। तो इसका आंसर होगा हैवी रेनफॉल। क्या होगा, हैवी रेनफॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इन सर्किल द ऑड वर्ड एंड राइट। इनमें से जो ऑड वर्ड है उसको सर्किल कीजिए और नीचे लिखिए। तो क्रोला एक बीमारी का नाम है, क्रोला क्या है, एक बीमारी का नाम है। मलेरिया बीमारी का नाम है, डायरिया बीमारी का नाम है। लेकिन इलनेस मतलब होता है बीमारी, तो ये नाम नहीं है, ये बीमारी है। ठीक है, इलनेस।
अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ इज़ अ डिज़ास्टर हार्मफुल फॉर पीपल? डिज़ास्टर लोगों के लिए कैसे नुकसानदायी है? तो ये है आंसर, देयर आर सेवरल इल इफेक्ट, उसके कुछ बीमारी के दुष्प्रभाव, सच एज डिस्ट्रक्शंस ऑफ, ये 2 बार लिखा गया है, ये काट दीजिए, डिस्ट्रक्शंस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, तो जिंदगी और प्रॉपर्टी दोनों का नुकसान होता है। एपिडेमिक्स कैन ऑल्सो ऑकर आफ्टर अ डिजास्टर, महामारी भी डिजास्टर के बाद फैलती है, ठीक है। हु ऑल्सो प्ले अ रोल इन कॉजिंग फ्लड्स, जब फ्लड आती हैं, बाढ़, और उससे नुकसान होता है, उसके लिए और कौन है जो एक भूमिका निभाता है? तो बी ऑल्सो अ प्ले अ रोल ऑफ कॉजिंग फ्लड्स, ये फिर गलत लिखा गया, काउजिंग लिखा जाएगा इसकी जगह, बहुत गलती हो रही है आज, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो इसकी जगह ये काउजिंग वर्ड लिख लेना। वी ऑल्सो प्ले अ रोल ऑफ, ये बी लिखकर बाकी क्वेश्चन लिख देना। क्वेश्चन नंबर 9, कैन चिल्ड्रंस गो नियर द रिवर टू सी द वाटर लेवल, इफ नो देन वाई? क्या बच्चों को नदी के यहाँ जब बाढ़ आती है तो पानी देखने जाना चाहिए? अगर नहीं तो क्यों नहीं? नो नेवर, कभी नहीं जाना चाहिए, नेवर डू इट, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ रिस्की फॉर चिल्ड्रन, ये बच्चों के लिए बहुत ही रिस्की है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग। होमोफोन्स मतलब होता है ऐसे वर्ड जिनकी आवाज़ प्रोनाउंसिएशन एक सा हो लेकिन उनका मीनिंग और स्पेलिंग अलग हो। हेयर मतलब होता है सुनना, और ये हेयर मतलब होता है यहाँ। वेदर मतलब होता है क्या? मौसम। और दूसरा होता है वेदर यानी यद्यपि, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, हाउ टू डिसइंफेक्ट योर हाउस आफ्टर द फ्लड। जब बाढ़ आ जाती है तो हमारे घर को डिसइंफेक्ट मतलब ऐसा कैसे साफ़ करें कि वहाँ पर कोई भी बीमारी ना रहे। तो उसके लिए क्या है, स्प्रे सम पेस्टिसाइड्स, कुछ कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए, लाइक डीडीटी, लाइम वाटर, केरोसिन एंड फिनॉइल अराउंड योर हाउस। हमारे घर के अंदर बाहर सब जगह इन चीज़ों का स्प्रे करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, सपोज अ वॉचमैन inform us that the situation of floods is getting worse or alarming, what should we do? ये पॉइंट आप लिख लेना वीडियो पोज कर मैं पढ़ाऊँगा, मतलब मैं बोलूँगा तो टाइम लगेगा, आप लिख लेना, ये सारे सही लिखे हैं, टेंशन मत लेना, ये गलत नहीं है, ठीक है। पहला बता देता हूँ, समझ में ना आ रहा हो तो। फर्स्ट, डोंट गेट पैनिक इन एनी सर्कमस्टांसेस, पहली बात तो कैसी भी परिस्थिति हो हमें पैनिक नहीं होना है। दो, इफ़ आवर हाउस इज़ अ डेंजर, मूव आउट इमिडिएटली टू सेफ डिस्टेंस, अगर हमारा घर डेंजर में आ रहा है, खतरे में आ रहा है, तो तुरंत उस घर से निकलकर एक सुरक्षित दूरी पर पहुंच जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, मूव टुवर्ड्स द हायर प्लेसेस, ऊंची जगहों पर जाने की कोशिश करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 4, फ्री ऑल द कैटल्स एंड ट्राई टू टेक देम सेफ प्लेसेस, सभी जानवरों को जो पालतू पशु हैं उनको छोड़ देना चाहिए, खोल देना चाहिए अगर बंधे हैं तो, और उन्हें कोशिश करो कि सेफ प्लेस पर पहुंचा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो वो खुद पहुंच जाते हैं। पांचवा है, टेक सम इटेबल्स क्लॉथ्स, टर्च लिखा गया है, एंड अदर एसेंशियल आइटम एंड लीव आवर हाउसेस फॉर अ सेफ प्लेसेस, कुछ खाने लायक सामान, कपड़े, टॉर्च एंड अदर जो चीज़ें ज़रूरत के सामान उनको लेकर अपने घर से निकल जाना चाहिए सेफ प्लेस के लिए, ठीक है। ये हो गया अपना 7 चैप्टर कंप्लीट। लास्ट है लेसन नंबर 8, द मून, आज की वीडियो का लास्ट है, द मून। पहला क्वेश्चन है, द मून साइन ड्यूरिंग द डे ऑन द रिवर ऑल द टाइम, क्या दिन में चमकता है, नदी पे चमकता है, या ऑल द टाइम दिन भर चमकता है? लेकिन नहीं। ऑन द थीप्स ऑन द गार्डन वॉल, वो ऐसा चमकता है कि जो पत्तियाँ होती हैं गार्डन में वो वॉल्स पर जाके दिखने लगती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, एन एलिफेंट्स
एलिफेंट्स कैसी आवाज़ निकालता है? तो मैंने बहुत जगह इसे गलत देखा है यूट्यूब पर, सच में। बार्क मतलब होता है कुत्ते का भौंकना, ब्रे मतलब गधे की आवाज़, रोर मतलब शेर की आवाज़, और ट्रम्पेट्स मतलब हाथी की आवाज़। तो बहुत जगह ये दिखाया गया है। बी ऑप्शन, बी नहीं है ऑप्शन, सही कौन सा है? डी। क्वेश्चन नंबर 3 है राइमिंग वर्ड फॉर बॉल। बॉल के लिए राइमिंग वर्ड क्या है? तो ये वॉल दीवार वाला, ये खेलने वाला बॉल, ये हॉल और टॉल, ये तीनों है। तो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम द मून। ये जो 2 शब्द दिए गए हैं इनके राइमिंग वर्ड लिखना है, ये पोएम के हैं। तो सून का होगा मून, नून, फैट का होगा कैट, मैट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द मून। द मून पोएम के कवि कौन है, लेखक? तो वो है R.L. स्टीवेंसन। स्पेलिंग सही लिखना, R.L. स्टीवेंसन। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डज द मून शाइन। मून कहाँ चमक रहा है? द मून शाइन इन द स्काई। ये स्काई है, SK स्काई में चमकता। पिक द ऑड वर्ड एंड राइट इन द गिवन बॉक्स। इनमें से जो अलग है उसे लिखिए और इस बॉक्स में लिखना है, उसको छांटिए। सन मतलब सूरज, स्टार मतलब जो तारे चमकते हैं, ट्री मतलब पेड़, और मून मतलब चंद्रमा। तो ट्री को छोड़कर सारे आसमान में होते हैं, तो ये ट्री लिखेंगे इधर। अगला क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द माउस डूइंग। माउस क्या कर रहा है? द माउस इज़ डूइंग स्क्वायरिंग। तो मार्क क्या कर रहा है? माउस क्या कर रहा है? स्क्वायरिंग, चू 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 चू। अगला क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नेम ऑफ 4 एनिमल्स मेंशन इन द पोएम द मून। पोएम में जो 4 जानवर आए उनके नाम लिखिए। पहला कैट, माउस, डॉग और बैट। बैट मतलब है चमगादड़। क्या है? चमगादड़। बाकी आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू द बर्डीज डू व्हेन द मून शाइन। जब चंद्रमा निकलता है तो जो बर्ड होते हैं ना, उनके बच्चे क्या करते हैं, पक्षियों के। तो व्हेन द मून इज शाइन द बर्ड इज अस्लीप इन नेस्ट। अपने अपने घोंसलों में सो जाते हैं। कहाँ सो जाते हैं? नेस्ट, NEST, इन नेस्ट लिख लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, राइट एनी वन स्टैंजा ऑफ द पोएम द मून विच यू लाइक द मोस्ट। कोई भी अपनी पोएम की जो 4 लाइन आपको पसंद आई हो वो लिख लेना बुक में से। ठीक है। अब बुक में से इतना तो कर सकते हो, तो बुक में से कोई भी 4 लाइन इधर लिख लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 12, रीड द नेम एनिमल्स एंड गिवन द राइट देयर साउंड्स। जानवरों को नाम पढ़िए और उनके जो जैसी आवाज़ निकालते हैं उसे लिखिए। तो एलिफेंट ट्रम्पलेट, कैट म्याऊ, और लाइन रॉर, डॉग बार्क और हॉर्स नै। ठीक है, ये लिख लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मून एंड द सन। तो SON सन, SON सन। सन एंड मून आर द 2 प्रोमिनेंट सॉल्यूशन नहीं है, 2 prominent object in the sky or solar system. Although both are essential objects, they are different from each other in the term of their shape, size and effect on the earth and solar system. ठीक है, ये लिख लेना आप पूरा। सन की स्पेलिंग SON। ठीक है, तो आज का हो गया अपना सारा काम ख़त्म। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको समझना पसंद आया कि नहीं। फिर कल कराएंगे अगले कुछ चैप्टर्स। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।